देखो लास्ट क्लास एवरेज ड्यू डेट स्टार्ट किया था हम लोग, ठीक है। उसके अंदर बेसिक्स क्वेश्चन कर लिया था। दिमाग में क्या क्या रखना था, पहले तो ये चेक कर लेना कि वन वे ट्रांजेक्शन है या टू वे ट्रांजेक्शन का क्वेश्चन है। जब वन वे ट्रांजेक्शन है तब आपको ये चेक करना है कि नॉर्मल क्वेश्चन या बिल्स ऑफ एक्सचेंज का क्वेश्चन है। इफ नॉर्मल क्वेश्चन है और क्वेश्चन खुद बताएगा कि कितना नंबर ऑफ डेज के हिसाब से या मंथ के हिसाब से ड्यू डेट पकड़ना है। इफ कुछ नहीं बताएगा देन योर ट्रांजेक्शन डेट इज द ड्यू डेट हमेशा। बट यदि क्वेश्चन बिल्स ऑफ एक्सचेंज का हुआ, बिल्स रिसीवेबल का हुआ या बिल्स पेबल का हुआ, तो जब भी अपन ड्यू डेट कैलकुलेट करेगा तो 3 डेज का ग्रेस डेज लेना है, ठीक है। अब ग्रेस पीरियड ऐड करने के बाद इफ देयर इज अ इमरजेंसी हॉलीडे तो हम लोग क्या करेगा, एक दिन आगे चला जाएगा। और इफ देयर इज अ नेशनल हॉलीडे और अ संडे तो हम लोग क्या करेगा, एक दिन पहले आ जाएगा। क्लियर है। अब सेकंड कैटेगरी था जहां पे टू वे ट्रांजेक्शन होता है, तुम सेल भी करता है और परचेज भी करता है, या फिर तुम्हारे पास बिल्स रिसीवेबल भी और सेम पार्टी से बिल्स पेबल भी है। उस कंडीशन में दोनों वे में आप क्या करोगे, पहले ड्यू डेट्स निकालोगे एंड जो अर्लीस्ट ऑफ द ड्यू डेट होगा उसी को बेस डेट मानोगे। ऐसा नहीं कि आपने बिल्स रिसीवेबल के लिए अलग बेस डेट ले लिया और बिल्स पेबल के लिए अलग बेस डेट, ऐसा कभी नहीं करना है। इवन आप किसी से सेल करते हो और किसी से परचेज भी करते हो, उस कंडीशन में भी दोनों का ड्यू डेट निकाल लोगे अलग अलग, एंड जो कॉमन अर्लीस्ट ऑफ द ड्यू डेट होगा वही आपको बेस डेट लेना है। इज इट क्लियर। एंड डेसिमल्स में ध्यान में रखना, समटाइम्स क्या होता है, नंबर ऑफ डेज जो होता है वो 20 पॉइंट समथिंग या 18 पॉइंट समथिंग आता है, ठीक है। तो यहाँ दो तरह का थॉट प्रोसेस है। एक चीज ध्यान रखना एग्जाम में, इफ 20.0 समथिंग यानी कोई भी नंबर्स के बाद 0.0 से स्टार्ट हो रहा है तब आप क्या करना, लोअर राउंडिंग करना। बट यदि पॉजिटिव 0.1 2 3 4 इस टाइप का है तो आप अपर राउंडिंग कर सकता है। बस एक चीज ध्यान रखना, एग्जाम के अंदर में ब्रैकेट में वर्ड अप्रॉक्स लिख के आना। क्लियर है। इफ क्वेश्चन लीप ईयर है या नहीं है कुछ नहीं बताया तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा जो ईयर है वो डिविजिबल बाय 4 है या नहीं है। इफ यस देन इट इज अ लीप ईयर, उस कंडीशन में फेब अपन 29 डेज का पकड़ेगा। अदरवाइज यदि क्वेश्चन लीप ईयर होते हुए भी बोल दे कि फेब को 28 लेना तो फेब 28 का पकड़ेगा अपन। इज इट क्लियर। तो ये कुछ बेसिक चीजें ध्यान रखना है। और जब आप बेस डेट से एवरेज ड्यू डेट, बेस डेट से नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करता है तब हमेशा ध्यान रखना एक्सक्लूड द फर्स्ट डेट इंक्लूड द लास्ट डेट, एक्सक्लूड द फर्स्ट डेट इंक्लूड द लास्ट डेट, ये करना है अपने को, ठीक है। अब देखो दो कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन और रह गया जहां पे आप क्या करते हो, पैसा इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करते हैं। हमने लोन ले रखा है और हम हर एक ईयर बाय ईयर इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करेंगे, उस कंडीशन में एवरेज ड्यू डेट निकालना है। यानी इन केस ऑफ एवरेज ड्यू डेट, इन केस ऑफ इंस्टॉलमेंट पेमेंट, ये कंसेप्ट करने से पहले जितना भी आपने अभी तक एवरेज ड्यू डेट सीखा है, आपने ये सीखा है कि एवरेज ड्यू डेट में पेमेंट कर दो या फिर पेमेंट रिसीव हो जाए, देयर इज नो लॉस टू द इधर पार्टी। मतलब ना तो इंटरेस्ट पे करना ना ही इंटरेस्ट रिसीव करना। इफ एवरेज ड्यू डेट के बाद, एवरेज ड्यू डेट के बाद आप पेमेंट करोगे तो आपको इंटरेस्ट पे करना होता है। एंड एवरेज ड्यू डेट से पहले आपने पे कर दिया तो आपका क्या होगा, रिबेट मिलेगा आपको, राइट। अभी तक तो यही समझा। क्या लोन के केस में जब आप इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर रहे हैं तभी भी यही होगा क्या, कि सपोज आपने एक एक्स डेट में लोन लिया एंड देन आपको अलग अलग डेट्स में रीपेमेंट करना था, आपने उस क्वेश्चन में एवरेज ड्यू डेट निकाला। अब बताओ क्या मैं एवरेज ड्यू डेट वाले दिन लोन का पूरा रीपेमेंट कर दूं, क्या मुझे कोई इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा क्या। एवरेज ड्यू डेट वाले दिन देयर इज नो लॉस टू द इधर पार्टी। इफ एवरेज ड्यू डेट वाले दिन नॉर्मल ट्रांजेक्शन होता है तो अपन पे करता है तो ना तो इंटरेस्ट देना होता है ना इंटरेस्ट मिलता है। एवरेज ड्यू डेट के बाद में पे किया तो हम लोग को इंटरेस्ट पे करना होगा। इफ एवरेज ड्यू डेट से पहले पे कर दिया तो हम लोग को रिबेट मिलता है। अब लोन के केस में बताओ, आप लोगों ने एवरेज ड्यू डेट निकाला, अब एवरेज ड्यू डेट का मतलब उस दिन सारा सेटलमेंट होगा। इफ सारा का सारा लोन का रीपेमेंट आपने उसी दिन कर दिया तो बताओ क्या आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा क्या।
ऑब्वियसली इंटरेस्ट तो पे करना ही पड़ेगा ना, लोन लिया है तो। बट वहां पे उस कंडीशन में हम लोग इंटरेस्ट कितना ड्यूरेशन का पे करेगा। इन केस ऑफ इंस्टॉलमेंट इंटरेस्ट अमाउंट कैसे निकालेगा हम लोग, जिस दिन से लोन लिया उस दिन से लेके एवरेज ड्यू डेट तक, लोन डेट से लेके एवरेज ड्यू डेट, एक बार में आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करना, बार बार कैलकुलेट करने का ही जरूरत नहीं है। इतना ड्यूरेशन का हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट करेगा। ऐसे मत बोल देना कि एवरेज ड्यू डेट में पेमेंट किया तो इंटरेस्ट देना ही नहीं पड़ेगा। बैंक बोलेगा मेरा चेहरे पे क्या लिखा हुआ है, हाँ? सी ए लिखा हुआ है या सी लिखा हुआ है? कि आप लोग के चेहरे पे तो सी ए लिखा हुआ है कि आप लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट और हम सिर्फ सी, हमारे आगे पीछे कुछ भी नहीं। तो ऐसा नहीं होगा। क्लियर है? आया समझ में? अब यहाँ पे आप नंबर ऑफ डेज भी निकाल सकता है। लोन में नॉर्मली क्या होता है, हम डेज हिसाब से पेमेंट नहीं करता है, या तो मंथली पेमेंट होता है या फिर ईयरली पेमेंट होता है या फिर क्वार्टरली होता है। तो नंबर ऑफ डेज होता है नॉर्मली, या फिर नंबर ऑफ मंथ्स हो सकता है, या फिर नंबर ऑफ ईयर्स हो सकता है। अब ये कैलकुलेट कैसे करेगा अपन, ये आप कैलकुलेट कैसे करोगे बोलो। यहाँ पे बेस डेट, यस, इसमें हमेशा मेरा बेस डेट क्या होगा, लोन डेट, क्योंकि वही तो मेरा अर्लीएस्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन हो गया। अब बेस डेट्स, अब मुझे क्या निकालना है, नंबर ऑफ जो भी निकालना है। तो कैसे निकालेगा अपन, बेस डेट से डेट ऑफ रीपेमेंट, इस गैप को अपन बोलता है नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ मंथ्स और नंबर ऑफ ईयर्स। क्लियर है ये चीज? और ये सिर्फ लोन के केस में काम आता है। देखो एक क्वेश्चन करके देखता है, ये क्लियर है ना, लोन के केस में एवरेज ड्यू डेट का क्या काम है। एवरेज ड्यू डेट मतलब इफ आपने कहीं से लोन लिया है और एवरेज ड्यू डेट वाले दिन पूरा का पूरा पे कर देता है, आपको बार बार इंटरेस्ट देना जरूरत नहीं है। आप जस्ट क्या करो, एवरेज ड्यू डेट वाले दिन सारा पेमेंट कर दो, एंड जिस दिन लोन लिया उस दिन से लेके एवरेज ड्यू डेट तक का इंटरेस्ट कैलकुलेट करो और सारा इंटरेस्ट एक बार में दे दो। इससे ना तो बैंक को लॉस होगा ना ही आपको कोई लॉस होगा। क्लियर है ये चीज? जैसे कि देखो इलस्ट्रेशन नंबर 9 क्या बोल रहा है, 10,000 लेंट बाय दास ब्रदर्स टू कुमार एंड सन्स। कुमार एंड सन्स ने क्या किया है, दास ब्रदर्स से लोन लिया है। कब लिया, 1 जनवरी 2015, एंड इज रीपेबल इन 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स कमेंसिंग फ्रॉम 1 जनवरी 2016। लोन कब लिया हमने, 1 जनवरी 15। तो इस टाइप का क्वेश्चन में मेरा बेस डेट क्या होगा, assumed base date to be 1 जनवरी 15। क्लियर है? 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट, तो यहाँ पे हम लोग नंबर ऑफ डेज नहीं निकालेगा, नंबर ऑफ ईयर्स निकालेगा, या फिर मंथ्स निकाल लो या फिर नंबर ऑफ ईयर्स निकाल लो। बिकॉज एनुअल इंस्टॉलमेंट बोला ना, मंथली इंस्टॉलमेंट तो बोला नहीं है, या फिर डेज वाइज इंस्टॉलमेंट नहीं बोला। तो व्हाट वी विल कैलकुलेट, वी विल कैलकुलेट नंबर ऑफ ईयर्स, कि जिस दिन आपने लोन लिया उस दिन से लेके पहला इंस्टॉलमेंट कब देना है आपको, पहला इंस्टॉलमेंट कब दोगे आप, 1 जनवरी 16। नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट 17, 18, 19, 20। इस तरीके से आप क्या करेगा, इंस्टॉलमेंट देगा। क्लियर है? ये तो हो गया मेरा
इंस्टॉलमेंट डेट कितना कितना रुपीस का अपन इंस्टॉलमेंट देने वाला है। यस 10,000 का हमने लोन लिया और बोल रहा है 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करना है। 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट बोले तो ये 10,000 क्या है, ये प्रिंसिपल वैल्यू है, पी है ये। तो ये 5 टुकड़ों में पेमेंट करना है, यानी एवरी ईयर आप कितना पेमेंट करोगे, 2000 2000 एंड 2000 करके पेमेंट करता जाएगा अपन, राइट। और ये मेरा इंस्टॉलमेंट है, ये ध्यान रखना, इंस्टॉलमेंट का मतलब होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। कहीं ना कहीं इस 2000 में इंटरेस्ट भी छुपा हुआ होगा। अब देखो हर बार आप 2000 का पेमेंट करेगा, every time you will make a payment of 2000। क्लियर है यहां तक? अब हमें क्या चाहिए, ये तो इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन बता रहा है। अब नंबर ऑफ इयर्स, देखो नंबर ऑफ डेज नहीं निकालेंगे, यहां पे अपन क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ इयर्स। कैसे निकलेगा, बेस डेट से डेट ऑफ रीपेमेंट। तो पहला बेस डेट है 1 जनवरी 15 और पहला इंस्टॉलमेंट कब पेमेंट कर रहे हैं हम लोग, तो मेरा नंबर ऑफ ईयर 1, नेक्स्ट का फिर 3, फिर 4 एंड फिर 5, ये आ गया। क्लियर है यहां तक? तो यहाँ पे जस्ट अमाउंट का वैसे कोई वैल्यू कोई मतलब नहीं था, जस्ट ऐसे ही बताया कि इंस्टॉलमेंट क्या है। अब मुझे देखो एवरेज ड्यू डेट निकालना है। एवरेज ड्यू डेट क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है एवरेज ड्यू डेट, बेस डेट प्लस माइनस प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल अमाउंट। ठीक है, ये करते हो ना, बट लोन के केस में ये नहीं करना, बिकॉज लोन का एवरेज ड्यू डेट पूरा का पूरा उसके इंस्टॉलमेंट पे डिपेंड करता है। तो आप क्या करोगे, सम ऑफ नंबर ऑफ इयर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स। तो सम ऑफ नंबर ऑफ इयर्स कितना आएगा, 15। बेस डेट था 1 जनवरी 15, वहां से प्लस ही करना है अपने को, आगे जाना है। 15 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट कितना, 5। इसको सॉल्व करके एक बात बताओ क्या आएगा, 3 आएगा। ये 3 क्या है, ईयर्स है, बिकॉज नंबर ऑफ ईयर्स लिया था हमने। तो 1 जनवरी 15 से 3 साल आगे जाओगे तो ड्यू डेट क्या होगा, एवरेज ड्यू डेट 1 जनवरी 2018। इसका मतलब सारा का सारा पैसा हम लोग 1 जनवरी 2018 को दे देगा, तो टेंशन ही नहीं है, बार बार इंस्टॉलमेंट देने का लफड़ा ही खत्म हो जाएगा मेरा। अब यदि 1 जनवरी 18 को आप सारा पेमेंट करोगे तो मुझे बताओ इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा। आपने लोन लिया 10,000 का, इंटरेस्ट रेट क्या है आपका, 5% पर एनम, 5% पर एनम, 1 साल का ये हो गया। आपको कितना साल का इंटरेस्ट देना पड़ेगा, 2015 से 16, 16 से 17, 17 से 18, 3 साल ही है, इंटू 3, तो कितना आ गया 1500। तो इतना इंटरेस्ट अपन को पेमेंट करना पड़ेगा। लोन के केस में पहले आपको नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स देखना है, ठीक है। नंबर ऑफ इयर्स, डेज या मंथ कैसे निकालोगे, जिस दिन लोन लिया उस दिन को बेस डेट मानेंगे, और जो मेरा इंस्टॉलमेंट डेट है वो क्या मेरा डेट ऑफ रीपेमेंट। तो बेस डेट से डेट ऑफ रीपेमेंट, ये आपका नंबर ऑफ इयर्स, मंथ्स या डेज आ जाएगा। फिर उसके बेसिस पे आप लोग एवरेज ड्यू डेट निकालोगे। अब क्वेश्चन पूछेगा कि पूरा लोन में इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा, तो आप क्या करोगे, जिस दिन लोन लिया उस दिन से लेके आपका जो एवरेज ड्यू डेट है, मानो उतना ड्यूरेशन के लिए है,
तो उतना ड्यूरेशन का आप जब इंटरेस्ट कैलकुलेट कर दोगे, दैट विल बी योर एक्चुअल इंटरेस्ट जो आप पूरा ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ द लोन करेगा। हम लोग इसको प्रूफ भी कर सकते हैं। देखो इसको प्रूफ करके दिखाता है कि एवरेज ड्यू डेट में सेटलमेंट करने से और पूरा इंस्टॉलमेंट भी देने से सेम ही आएगा आंसर। एवरेज ड्यू डेट कंसेप्ट से हमने एवरेज ड्यू डेट निकाला। इंटरेस्ट अमाउंट कैसे निकाला आपने? एवरेज ड्यू डेट से लोन डेट से लेके लोन डेट से एवरेज ड्यू डेट बोले तो 3 साल, 3 ईयर का इंटरेस्ट निकाला ना, कि यदि मैं सारा का सारा पैसा बैंक को 1 जनवरी 18 में जाके दे दूं प्लस 1500 रुपए उस दिन दे दूं, ये बार बार का झंझट खत्म इंटरेस्ट का, तभी भी बैंक को कोई लॉस नहीं है, ना ही हम लोग को कोई फायदा है ना हम लोग को कोई लॉस है। इसको प्रूफ कर सकता है अपन। जैसे कि सपोज ईयर 2015 को आपने क्या किया, 1 जनवरी 15 को आपने लोन लिया था। लोन वैल्यू कितना ये है। उसके बाद आपने इंस्टॉलमेंट दिया होगा। क्या 2015 में कोई इंस्टॉलमेंट दिया? क्या नहीं दिया होगा। इसका मतलब इंटरेस्ट तो दिया होगा। 2015 1 साल का इंटरेस्ट लगा होगा। इंस्टॉलमेंट कुछ नहीं है इधर, प्रिंसिपल इंटरेस्ट पता नहीं क्या एंड क्लोजिंग। क्लियर है? 2016 में जब आया आपका लोन था 10,000, आपने 2,000 का इंस्टॉलमेंट दे दिया। बताओ इंटरेस्ट कितना दिया होगा? 1 साल का। 1 साल का आपने इंटरेस्ट भी तो दिया होगा। ये जो इंस्टॉलमेंट है ये तो प्रिंसिपल वैल्यू का है। ये एक्चुअल में पता है आपका इंस्टॉलमेंट कितना हुआ है? 2,000 तो प्रिंसिपल, टोटल लोन है 10,000 का और 5 साल में आपको रीपेमेंट करना है। 2000 2000 2000 करके रीपेमेंट करेगा। तो इसको है ना बेसिकली इंस्टॉलमेंट नहीं बोलना चाहिए जो क्वेश्चन बोल रहा है। इंस्टॉलमेंट का मतलब होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ये तो जस्ट आपका प्रिंसिपल वैल्यू का टुकड़ा है। इंटरेस्ट भी तो देगा तुम लोग बैंक को। कितना इंटरेस्ट देगा 1 साल का? 10,000 पे 5% कितना हो जाएगा? 500 रुपए। तो टोटल इंस्टॉलमेंट पता है कितना दिया आप लोगों ने? 2500 रुपए। इसको बोलता है इंस्टॉलमेंट। तो आपका क्लोजिंग बैलेंस कितना रह गया? 8,000। 1 जनवरी 17 जब आप फिर से रीपेमेंट करने जाएगा तो आपका उधारी था बैंक के पास कितना? अब बैंक आपसे पिछला 1 साल का इंटरेस्ट लेगा। किस वैल्यू पे? जितना पैसा बाकी था 8,000। 8,000 पे 5% बोले तो, और 2,000 रुपए का आपसे क्या लेगा? प्रिंसिपल। क्योंकि आपको प्रिंसिपल तो 5 टुकड़ों में पेमेंट करना है। तो टोटल इंस्टॉलमेंट आपका कितना? ये। अब वैल्यू कितना बच गया? अब 1 जनवरी 18 को फिर से आप 2,000 का रीपेमेंट कर देगा, लेकिन 1 साल का इंटरेस्ट देना पड़ेगा साथ में 300। तो कितना? 2300। वैल्यू बच गया 4,000। 1 जनवरी 19 2000 का आप पेमेंट करेगा तो 1 साल का इंटरेस्ट एट द रेट 5% कितना? 200। 2,200 का इंस्टॉलमेंट। क्लोजिंग कितना बच गया? 2,000। 1 जनवरी 20 तुम लोग पूरा 2,000 पे कर देगा विथ अलोंग विथ 1 साल का इंटरेस्ट 0। टोटल करके देख लो 1,500 ही आ रहा है। मतलब यदि तुम 5 साल तक कंटिन्यू ऐसे करके भी पेमेंट करेगा तो 1,500 का इंटरेस्ट दे रहा है, और एवरेज ड्यू डेट पे सेटलमेंट करने से भी आपको कितना इंटरेस्ट देना पड़ रहा है? 1,500 ही देना पड़ रहा है ना। यानी यहाँ पे ना तो लॉस है लोन लेने वाले को, ना ही लॉस है लोन देने वाले को। आई बात समझ में? तो दैट्स द कंसेप्ट ऑफ एवरेज ड्यू डेट इन केस ऑफ ए लोन। क्लियर है? ये चीज समझ में आया? फिर से बोल रहा हूं कि अभी तक आपने जो नॉर्मल क्वेश्चन किया था वहां पे एवरेज ड्यू डेट कैसे निकाल रहा था? बेस डेट प्लस अमाउंट
प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय अमाउंट, और या फिर एक तरीका था बेस डेट प्लस डिफरेंस इन प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन अमाउंट। बट यहाँ पे जब आप इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करता है तो अमाउंट को कंसीडर नहीं करना, आपको इंस्टॉलमेंट्स एंड नंबर ऑफ ईयर्स या नंबर ऑफ डेज को कंसीडर करना है। क्लियर है? तो ये डिफरेंस रहेगा, ध्यान रखना, भूल मत जाना, एग्जाम में मिक्सअप मत कर देना कंसेप्ट को। यहाँ पे बेस डेट निकालने का तरीका अलग है। क्लियर है? एंड इंटरेस्ट वैल्यू कैसे निकालोगे? जिस दिन लोन लिया उस दिन से लेके एवरेज ड्यू डेट तक आपका जो इंटरेस्ट आएगा वो इंटरेस्ट पे करना ही पड़ेगा आपको, बिकॉज लोन लिया है ना। क्लियर है ये चीज? एंड हमेशा बेस डेट कौन सा लेंगे? जिस दिन हमने लोन लिया है। इज इट क्लियर? क्लियर एकदम कंसेप्ट कि इंस्टॉलमेंट के केस में कैसे एवरेज ड्यू डेट निकालता है? देखो नंबर 10 में वो हो गया था क्या? हाँ क्या करें? तुम इधर काहे नहीं बैठते बे? उधर जाके और बैठता है। टेम्परेचर इससे ऊपर बढ़ाएगा तो वो खराब हो जाएगा। ये शिफ्ट कर लो ना, जिस इसको बहुत वो लगता है। ये इन लोग के लिए क्या है कि एक एक स्वेटर टंगा के रखेगा, यहाँ आएगा पहन के बैठ जाएगा, वापस टंगा देगा। ये क्लियर है? देखो ये बनाना नहीं है, ये जस्ट मैंने समझाया आप लोग को, लेकिन ये ध्यान रखना, मैं दुआ करता हूँ आप लोग सबको ही इंटर लेवल तक क्लियर करो, पास हो फाउंडेशन। जब आप वापस आओगे ना तो हायर परचेज बोल के एक चैप्टर पढ़ोगे, यहाँ फिर से ये लोन रिपेमेंट शेड्यूल चाहिए। आप जिंदगी में जब भी कोई भी चीज का लोन लेते हो ना, दिस इज द लोन रिपेमेंट शेड्यूल। इसी तरीके से बनता है। कोई भी चीज का लोन लो, चाहे कार लोन लो, चाहे होम लोन लो, कोई भी टाइप का लोन लो, देखना बैंक वाला आपको एक लोन रिपेमेंट शेड्यूल देता है। उसके अंदर वो अगला 15 साल 20 साल जितना साल का आपने लोन लिया ना, वो पूरा एक शीट में बना के देता है कि सर आपको इस दिन में पेमेंट करना है, इस पे इतना प्रिंसिपल होगा और इतना इंटरेस्ट पेमेंट हो जाएगा तुम्हारा। इस तरीके से आपको देता है। तो ये आपको बनाना सीखना चाहिए। ठीक है, अभी सीखा तो बढ़िया बात है, नहीं तो कोई बात नहीं, इंटर में सीखेगा। अभी तक तो इतना ही सीख लो कि इतना निकालना आना चाहिए अपने को। क्लियर है? इस कॉलम का वैसे कोई मेरे को जरूरत नहीं था एग्जाम में। क्लियर है? हो गया था ये सबका? नंबर 10 देखो, 20,000 lent on 1st of January 15 is repaid as follows: 2500, 5500, 3000, 5000, 4000। अब यहाँ पे अपने को क्या करना पड़ेगा? कुछ कहानी है। जब आपका इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट था, लास्ट क्वेश्चन में क्या हो रहा था? इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट था तो प्रोडक्ट का जरूरत नहीं था, बट यहाँ पे डिफरेंस है, वैल्यूज अलग अलग है। इसका टोटल करना तो 2500, 5500, 3000, 5000 एंड 4000, यानी ये भी पूरा प्रिंसिपल ब्रेकअप है। ये भी तो पूरा प्रिंसिपल ब्रेकअप है। इंटरेस्ट तो अलग से देना ही पड़ेगा आप लोग को। इज इट क्लियर? तो अपने को करना क्या है? डिटरमाइन द एवरेज ड्यू डेट फॉर सेटलिंग ऑल द अबव इंस्टॉलमेंट बाय ए सिंगल पेमेंट एंड कंप्यूट इंटरेस्ट एट द रेट 10% पर एनम। पहला तरीका दिमाग में फिट है, उसी से निकालने का कोशिश करें। ठीक है, यहां पे बेस डेट क्या लोगे? 1 जनवरी 2015। क्लियर है? ये मेरा बेस डेट है। तो बताओ मंथ्स के अकॉर्डिंग करें या ईयर के अकॉर्डिंग? ईयर्स कर लेता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नंबर ऑफ ईयर बताओ कितना होगा? पहला केस में 1 2 3 4 5 यही चलेगा आपका। क्लियर है ये चीज? अब क्या करेंगे? टोटल कर लो। आपका मन तो यही करेगा ना कि लोन के केस में सीखा है हमने कि अमाउंट से मतलब नहीं है, नंबर ऑफ ईयर्स निकाल लो। नंबर ऑफ ईयर्स का सम कितना है? 15, राइट? एंड डिवाइडेड बाय आप क्या कर दोगे? 5। बट यहां पे सारा कहानी बिगड़ जाएगा। क्यों?
आपने प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एक जगह निकालना सीखा था ना, नहीं सीखा क्या? टाइम वैल्यू ऑफ मनी में फ्यूचर कैश फ्लोज एंड प्रेजेंट वैल्यू, दो चीज सीखा, एक फ्यूचर वैल्यू और एक प्रेजेंट वैल्यू, टाइम वैल्यू ऑफ मनी में। वहां पे प्रेजेंट वैल्यू जब निकालते ना, कोई बात नहीं, मैथ्स में मिलेगा आप लोग को, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, जब आपका अमाउंट फ्लोज, कैश फ्लोज इक्विवेलेंट होता है हर एक इंस्टॉलमेंट में, उस कंडीशन में कोई टेंशन नहीं है। बट जब भी आपका इंस्टॉलमेंट का वैल्यू यानी प्रिंसिपल ब्रेकअप जो दिया है क्वेश्चन में, जब इक्वल नहीं होता है, देन यू आर लेफ्ट विद नो अदर ऑप्शन, आपको प्रोडक्ट करना ही पड़ेगा, आपको प्रोडक्ट करना ही पड़ेगा। इज इट क्लियर? अब यहाँ पे आप डायरेक्ट नंबर ऑफ ईयर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट यानी सम ऑफ ईयर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स नहीं करेगा। किस तरीके से करेगा अपन? मंथ्स, प्रोडक्ट्स निकालेगा, मतलब ये तो सेम ही रहेगा, ये नंबर ऑफ ईयर्स ठीक ही रहेगा। अब अपन को क्या करना पड़ेगा? प्रोडक्ट करना पड़ेगा। प्रोडक्ट कब करना पड़ता है? जब आपका जो ये प्रिंसिपल का इंस्टॉलमेंट है ना, ये इक्वल नहीं होता है तब। यदि यहाँ पे भी क्वेश्चन ऐसे करता ना कि कितना 5 इंस्टॉलमेंट है ना, एवरी ईयर 4000 4000 4000 का रीपेमेंट होता ना, तब वो वाला कंसेप्ट से आप कर सकता था। जैसे लास्ट क्वेश्चन में एवरी ईयर आप कितना पे कर रहा था, 2000 प्रिंसिपल वैल्यू दे रहा था ना, यहाँ पे एवरी ईयर प्रिंसिपल ही चेंज हो रहा है। जब प्रिंसिपल चेंज होता है तो एवरी टाइम इंटरेस्ट भी बदलेगा आपका। इज इट क्लियर? दैट्स व्हाई आप क्या करोगे, प्रोडक्ट निकालोगे। अब पहले साल का प्रोडक्ट क्या होगा? पहले साल का प्रोडक्ट आ रहा है तुम्हारा 2500, देन उसके बाद देन तो सम ऑफ प्रोडक्ट कितना आ गया? 62,500 आ गया, राइट? सम ऑफ प्रोडक्ट तुम्हारा 62,500 सबका आ गया। अज्यूम्ड बेस डेट टू बी 1 जनवरी 15। सबसे पहले हमने क्या किया, रीपेमेंट डेट हो गया, या फिर ड्यू डेट बोल दो, ये मेरा ड्यू डेट है। तो नंबर ऑफ ईयर्स फ्रॉम द बेस डेट कैलकुलेट कर लिया, फिर मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट निकाल दिया। अब एवरेज ड्यू डेट कैसे निकालोगे? बेस डेट प्लस प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय अमाउंट। अमाउंट का टोटल कितना होगा? 20,000। तो 1 जनवरी 15 प्लस कितना आ रहा है? 3.125 ईयर्स है ये। नहीं, इतना राउंडिंग ऑफ क्यों भाई? 0.125 मतलब मंथ्स हो गया। हाँ वो करेगा। अब देखो 3.125 ईयर्स है, मैं ऐसे बोल सकता हूँ 3 ईयर्स सर्टेन नंबर ऑफ मंथ्स डेज कुछ भी होगा। क्लियर है? तो 3 ईयर्स तो एक्चुअल में प्लस कर सकता है। 1 जनवरी 15 से 3 साल आगे जाओगे तो क्या होगा? 1 जनवरी 18, अभी भी रह गया 0.125 ईयर्स। 0.125 ईयर्स का मतलब क्या? कितना मंथ्स होगा? 1.5 मंथ्स। पहले तो ये बताओ किसको नहीं समझ में आई है, क्योंकि बहुत जन होगा जिसको ये पता ही नहीं है 0.125 ईयर्स इज इक्वल्स टू 1.5 मंथ्स। प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं वो बताएंगे? प्रोडक्ट कैसे निकाला? अमाउंट 2500 इंटू 1, 5500 इंटू 2, 3000 इंटू 3, 5000 इंटू 4, 4000 इंटू 5। समझ गया सर। अरे ये तो सिंपल तरीके से निकाला हमने। यहां तक कोई दिक्कत? ये जितना किया इसमें प्रॉब्लम नहीं है ना? यहां तक कोई डाउट नहीं है ना? अब एक चीज देखो, तुम्हारे पास में कितना आया था? 3.125 ईयर्स आया था। तो 1.125 ईयर्स को मंथ्स में कन्वर्ट करना है, तो मल्टीप्लाई बाय 12 कर दो। एक साल में 12 महीना होता है। कोई भी फिगर, जैसे कि 3 साल को मंथ्स में कन्वर्ट करना होता तो आप क्या करते? 3 इंटू 12 भी करते ना आप, तो कितना हो जाता? 36 मंथ्स।
यहाँ पे क्या है 3.125 है, तो 3 तो एक्चुअल ईयर्स है, तो मैंने उसको प्लस कर दिया। 0.125 ईयर्स है, इसको मंथ्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो 0.125 into 12 is equals to 1.5 months। होता है या नहीं होता है? तो मैं क्या कर सकता हूं, इसको 118 प्लस 1.5 मंथ ऐसे लिख सकता हूं। एंड ये पूरा एग्जैक्टली वही चल रहा था ना, अप्रोक्सीमेशन वगैरह तो कुछ नहीं आ रहा था, है ना। अब देखो क्या करोगे, आगे बताओ। 15 मार्च, हाँ देखो डेज के बेसिस पे भी अपन कर सकता है, डेज के बेसिस में भी कर सकता है, या फिर इसको मंथ्स में भी रख सकता है। लेकिन इसको लोन के केस में क्या होता है पता है, ड्यू डेट से एक दिन भी आगे चला जाता है ना। दो टाइप का लोन होता है, जितना नंबर ऑफ डेज आगे जाएगा उतना मंथ्स का इंटरेस्ट लगेगा। और कभी कभी कुछ क्लॉजेज होता है कि आपने एक दिन का भी डिले किया तो पूरा एक महीना का इंटरेस्ट अब लगेगा। और नॉर्मली लोन के केस में यही होता है। आप यदि एक हफ्ता 2 दिन 3 दिन 4 दिन का डिले करके देखो, आपसे पूरा एक महीने का इंटरेस्ट ले लेगा उन लोग। फिर है ना, बहुत बार बिजनेसमैन बोलता है छोड़ो डिले तो हो ही गया, अब पूरा एक महीना यूज ही कर लेते, क्योंकि सामने वाला तो एक महीना का पूरा इंटरेस्ट लेने वाला है। तो लोन के केस में ऐसा ही होता है, जब आपका डेसिमल्स में होता है ना, वो पूरा एक महीना का इंटरेस्ट चार्ज करता है। आगे चल के आप टीडीएस कंसेप्ट पढ़ोगे, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, वहां पे भी ऐसा होता है कि आप एक दिन का डिले करो रिटर्न फाइल करने में, जो गवर्नमेंट है ना वो आपसे एक महीने का इंटरेस्ट लेगा। अब चाहे आप वो अगला दिन लगा दो, चाहे 20 डेज के बाद लगाओ, चाहे 30 डेज के बाद लगाओ, इंटरेस्ट तो उतना ही लगना है ना। तो सेम चीज लोन के साथ में होता है। अब यहाँ पे 1.5 मंथ है ना, दैट मीन्स आपका इंटरेस्ट कितना ड्यूरेशन का लगेगा, 2 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। क्लियर है? तो इधर होगा 1 जनवरी 18 प्लस 2 मंथ अप्रोक्स, तो कितना आ जाएगा ये, 1st of March 18। This will be your average due date. This will be your average due date. तो ऊपर में अप्रोक्स लिखा नहीं पड़ेगा, 3.125 निकाला हमने। वो तो कंटिन्यूएशन में चल ही रहा है, मेरा अप्रोक्स तो कुछ किया ही नहीं। 3.125 आगे तो फिगर्स था नहीं ना, एक्चुअल था वही लिखा, सब कुछ एक्चुअल चल रहा है। यहाँ अप्रोक्सीमेशन किया है, 1.5 को हमने कंसिडर किया 2 मंथ्स, बिकॉज लोन के केस में ऐसा ही होता है, यदि ड्यू डेट चला गया तो वो आपसे पूरा एक महीने का ब्याज लेगा। हाँ तो 1.25 के आगे और नंबर को चेक करता था। हाँ तब लगा था, बिकॉज फिर वो आगे डेज तक जा रहा है, तो इसीलिए क्लियर है ये चीज। सॉरी 1318 नहीं, एक जगह लिखने से हो गया। हाँ हाँ, क्योंकि 1.5 महीना का ब्याज नहीं लगेगा। अब तुमसे बैंक इंटरेस्ट कैसे लेगा, पूरा एक महीना का ही लेगा, मतलब 1 के ऊपर जितना भी चला गया डेज, बैंक तो तुमसे 2 महीना का इंटरेस्ट लेगा। तो इसलिए हमने 2 मंथ्स ही पकड़ लिया। क्लियर है? तो 1 मार्च आया मेरा एवरेज ड्यू डेट। तो एक बात बताओ, इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा टोटल? लोन डेट है 1 जनवरी 15, लोन डेट है आपका 1 जनवरी 15, वहां से एवरेज ड्यू डेट 1 मार्च 18, कितना ड्यूरेशन हो गया? 3 years 2 month, तो दैट इज 38 मंथ्स का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। 3 साल 2 महीना का मतलब 38 मंथ्स, एक साल में 12 महीना होता है, 3 साल में 36 मंथ्स हो गया, 36 और 2 महीना और आगे जाना है, तो टोटल 38 मंथ्स का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। लोन लिया आपने कितना रुपए का? 20,000। इंटरेस्ट रेट कितना है? 10% पर एनम है। ये तो कितना आ गया, एक साल का आ गया ना। मुझे क्या चाहिए, मंथ्स का चाहिए। कैसे निकालोगे? 38/12 डिवाइडेड बाय 12 करेगा तो पर मंथ का आ गया, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मंथ्स जितना है, तो आपको मिल जाएगा एक्चुअल में कितना इंटरेस्ट पे करने से काम हो जाएगा। जिसको नहीं समझ में आया एक बार फिर से पूछ सकता है। देखो मैं फिर से बता दूं कि आपका एवरेज ड्यू डेट तक कहानी क्लियर है क्या? एवरेज ड्यू डेट तक कोई है जिसको नहीं समझ में आया?
कि हमने कैसे निकाला। एक क्वेश्चन इंस्टॉलमेंट का ऐसा था, सर वो मंथ्स वाला नहीं समझ में आया। कौन सा सर वो मंथ्स वाला जो निकाला आपने। मंथ्स कैसे निकाला, नहीं समझ में आया। सर वो 125 वाला, फिर 1. देखो यहाँ पे 1 जनवरी 2018 से लेके 1.125 ईयर्स और जाना है, तो 0.125 ईयर्स को मैं लिख सकता हूँ 1.5 मंथ्स, यानी 1 जनवरी 18 से 2 मंथ्स अप्रोक्स। तो आपका एवरेज ड्यू डेट हो गया 31 मार्च 2018। ये आपका एवरेज ड्यू डेट है, क्लियर है, ये क्लियर है क्या। यस सर। अब इंटरेस्ट का ड्यूरेशन कैसे लेना है, लोन डेट से लेके एवरेज ड्यू डेट, तो यहां से यहां आपका कितना नंबर ऑफ मंथ्स हो रहा है, 2015 का 12 महीना, 2016 का 12 महीना, 2017 का 12 महीना, देन जनवरी फरवरी, यही तो है, ये 31 मार्च है ना। हाँ वही, तभी गड़बड़ आ रहा है। फर्स्ट मार्च, तो और कितना लेगा, 2015 का 12 महीना, 2016 का 12 महीना, 2017 का 12 महीना, और 2018 का कितना महीना लेना है, 2 महीना, 2 महीने। तो 38 मंथ्स आ गया। अब इंटरेस्ट देखो, इंटरेस्ट पर एनम, एक साल का इंटरेस्ट कितना होगा, लोन लिया है 20,000 का और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10%, तो 2,000 रुपए का पर एनम का इंटरेस्ट है ना। यस सर। तो इंटरेस्ट पर मंथ कितना होगा, 2000 डिवाइडेड बाई 12, therefore इंटरेस्ट फॉर 38 मंथ्स कितना होगा, अब समझ में आया, यस सर। 6,333 अप्रोक्स। क्लियर है यहाँ तक। दो कैटेगरी का क्वेश्चन किया आपने इंस्टॉलमेंट के केस में, एक है जहां पे इक्वेटेड एनुअल इंस्टॉलमेंट है, मतलब हर साल प्रिंसिपल का सेम ही अमाउंट पे करना है, उस कंडीशन में डायरेक्ट हम लोग क्या करेगा, नंबर ऑफ ईयर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट से एवरेज ड्यू डेट निकाल लेगा और लोन डेट से लेके एवरेज ड्यू डेट तक का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर देगा। बट जब आपका इंस्टॉलमेंट प्रिंसिपल वैल्यू का अलग अलग है, उस कंडीशन में अपन प्रोडक्ट मेथड ही यूज करेगा एंड एवरेज ड्यू डेट निकाल के लोन डेट से लेके एवरेज ड्यू डेट तक का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर देगा। क्लियर है, एकदम क्लियर है। एक लास्ट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन जो आपका रह जाता है एवरेज ड्यू डेट में, दैट इज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। क्या होता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, अब तो चला ही सकता है, बॉडी ठीक हो गया, गर्म हो गया होगा इतना देर में, फैन बंद कर दो वाला। यस, जब हम अपने फर्म में से एज ए नॉर्मली, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पार्टनरशिप फर्म के केस में होता है। पार्टनरशिप बिजनेस में जब पार्टनर्स अपने पर्सनल पर्पस के लिए ड्राइंग करता है, तो एज पर द पार्टनरशिप एग्रीमेंट कभी कभी हम लोग उस पे इंटरेस्ट भी लेता है, तो फर्म इंटरेस्ट लेगा, राइट।
तो अब क्या होता है, ड्राइंग डेट तो कुछ भी हो सकता है ना, कभी कोई पार्टनर अप्रैल में ड्राइंग करेगा, कोई जून में करेगा, कोई अगस्त में करेगा, कोई अक्टूबर में करेगा, कोई नवंबर में, ऐसे कोई फिक्स डेट थोड़ी ना है, जब जैसा जरूरत तब ड्राइंग कर लेगा। तो ड्राइंग्स के केस में पार्टनरशिप में अपन पढ़ता है, एक सिंपल मेथड होता था, एक प्रोडक्ट मेथड है, एक एवरेज ड्यू डेट मेथड है। वो एवरेज पीरियड मेथड था, एवरेज ड्यू डेट नहीं है। इस तरीके से इंटरेस्ट निकालने का तरीका है। और वन ऑफ द मेथड एक है एवरेज ड्यू डेट। मेरे हिसाब से ये वाला तुम लोग को वहीं सिखा देना चाहिए पार्टनरशिप चैप्टर में। तो और एक, हाँ हाँ वही समझ में नहीं आ रहा कर क्या रहे हैं। अच्छा, ये एक एनपीओ हटा दिया। एनपीओ तो लगभग ऑलमोस्ट ऑल लेवल से हटा दिया 12th में, ऑल लेवल से। सेवा से हट गया, सीबीएसई से हट गया, आईएससी से है ही नहीं। बढ़िया, फाउंडेशन में एक नया चैप्टर तो रहेगा। नहीं अच्छा, कम से कम फाउंडेशन में कुछ नए चैप्टर्स रहेंगे पढ़ाने के लिए, वरना तो ऐसे लगता है एक ही एक चीज वापस पढ़ा रहा है, तो नयापन नहीं है। जैसे तुम लोग कंसाइनमेंट पढ़ता है, इन्वेंट्री पढ़ता है, तो ये सब नया नया चैप्टर है। एवरेज ड्यू डेट, अकाउंट करंट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी एक तरीके से नया है, क्योंकि वो थोड़ा भूल चुके होते हैं। बाकी मजा नहीं आता, फाइनल अकाउंट, फिर पार्टनरशिप, कंपनी, ऐसा तो लगता है घोट के आया है। कुछ लोग तो ऐसे पूरा घोल के पी के आया हुआ होता है उसको, उनको फर्क ही नहीं पड़ता कि क्या चले, ये तो कर ही लेगा अपन। बट अच्छा, अभी न्यूज की माने तो तब आप लोग का सिलेबस और थोड़ा सा एनहेंस होगा। कुछ कुछ पार्ट है, जैसे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, वो इंटर लेवल में है, इंटर से तुम्हारा इधर फाउंडेशन लेवल में आ जाएगा। हाँ सीबीएसई में है, बट डिसोल्यूशन का एक पोर्शन है, हम चाहते हैं डिसोल्यूशन पूरा है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में बहुत तरीके का डिसोल्यूशन हो सकता है। अमालगमेशन ऑफ पार्टनरशिप इज ऑल्सो वन ऑफ अ टाइप ऑफ डिसोल्यूशन। ठीक है, परचेज ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म और कन्वर्जन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म इनटू अ कंपनी इज आल्सो अ टाइप ऑफ डिसोल्यूशन। तो इसके ऊपर में इंटर लेवल में क्वेश्चंस होता है, तो हम चाहते हैं पूरा पूरा एज इट इज उठा के फाउंडेशन लेवल में आ जाना चाहिए, तब आएगा असली मजा। बट डालेगा नहीं, मतलब पिद्दू पिद्दू सा ट्रीट डालेगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट उठा के डाल सकता है इधर में, इंटर लेवल का यहाँ पे आ जाएगा। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स है इंटर लेवल में, उसको उठा के इन लोग यहाँ लेके आ जाएगा। लेट्स सी क्या लाते हैं क्या नहीं, बस जल्दी से जल्दी न्यूज की अनाउंस कर दे। हाँ होगा, अगला साल से एप्लीकेबल, तुम लोग का अटेम्प्ट में कुछ नहीं होगा। हाँ बट मेरे को नहीं लग रहा कि कोई हालत में होगा। अब देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इसमें क्या होगा, ड्राइंग अलग अलग डेट में करेगा। तो आप ये जो एवरेज ड्यू डेट निकाल रहे हैं ना, ये वो है बेसिकली कि इफ आपने इस दिन पूरा साल भर का ड्राइंग किया होता तो क्या होता। ठीक है, तो इफ एवरेज ड्यू डेट वाले दिन मेरा ड्राइंग डेट क्या होता, ड्राइंग डेट इज एवरेज ड्यू डेट। एवरेज ड्यू डेट इन केस ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम लोग क्यों निकालता है कि यदि अलग अलग डेट में ड्राइंग कर रहा है, सोचो वो सारा वैल्यू, सारा अमाउंट उसने एवरेज ड्यू डेट पे ड्राइंग किया होता, तब उसको फर्म को कितना इंटरेस्ट देना होता। लोन के जैसा हो गया, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, मेरा एवरेज ड्यू डेट ड्राइंग डेट है, तो जो मेरा इंटरेस्ट अमाउंट कैसे निकलेगा, एवरेज ड्यू डेट से लेके ईयर एंड, ये जितना ड्यूरेशन है ना, इतना ड्यूरेशन के लिए हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देगा। अलग अलग इंस्टॉलमेंट या अलग अलग डेट के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का झंझट ही खत्म। पूरा साल भर का अलग अलग डेट का ड्राइंग पता होता है, एक बार में सॉफ्टवेयर से एवरेज ड्यू डेट निकालो और उस एवरेज ड्यू डेट से ईयर एंड तक का इंटरेस्ट निकाल लो, कहानी खत्म, शॉर्टेड। जैसे कि एग्जाम्पल ड्राइंग डेट, कुछ भी ले लो, बोलो तो 3-4 ड्राइंग डेट बोलो, 5 ड्राइंग डेट बोलो, तुम्हारा मर्जी का। 5 अप्रैल 2023, ठीक है, आगे बोलो। 31 जुलाई 2023, क्या बोला, 14 गर्लफ्रेंड का बर्थडे है क्या? 14 फेब, उस दिन तो ड्राइंग जरूरी है, बहुत जरूरी है। लेकिन पता नहीं अब पार्टनर शादीशुदा है या नहीं है, डिपेंड करता है।
गर्लफ्रेंड, यंग पार्टनर। ओके, और एक डेट बोलो। अब फरवरी चला गया, आ गया है, अब मैं पीछे नहीं जाएगा। पीछे नहीं जाएगा, अरे फरवरी तक पहुंच गया, अब क्या रिवर्स जाएगा क्या? 12 मार्च, सब मन का कर लो, ठीक है। ड्राइंग अमाउंट, ठीक है। अब ड्राइंग अमाउंट बताना, 5 अप्रैल को कितना ड्राइंग करें? 500 200 रुपए इंटरेस्ट कैलकुलेट हो गया, कितना गंदा। थोड़ा हजारों में तो बोलो, बेशर्मो, घर बार चलाना है, फ्रेंड को कुछ तो अच्छा गिफ्ट दो। 500 रुपए तो ऐसे लग रहा है एंट्री फीस देगा, बाद में जो खर्चा लगेगा तेरा। 10,000 रुपए का ड्राइंग, चलो 10,000 का ड्राइंग। 31 जुलाई 5,000, 25,000 ऐसा। 1,00,000 का ड्राइंग करना है बाबू को। अरे सही से बोलो, पार्टनर्स निकाल देगा। ले लो, जो लेना है ले लो, आपकी मर्जी है, ठीक है। चलो 3,000, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे देखो, पहले जब आप पार्टनरशिप सीखे थे, जब छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे थे, इवन फाउंडेशन में भी, यहाँ है ना, इफ आई से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है एट द रेट 10% पर एनम, राइट। हर एक इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन को हम लोग डिफरेंट पकड़ के, ड्राइंग डेट बेसिकली होता है क्या, ये वो डेट है जिस दिन पार्टनर ने फर्म से लोन लिया, एक तरह का पर्सनल यूज के लिए। तो यहाँ पे मैं इंडिविजुअली सेपरेट करके भी आईओडी निकाल सकता हूँ। 10,000 पे 10%, बट यहाँ तो डेज निकालना पड़ेगा, बहुत गंदा ले लिया रे तुम लोग। 5 अप्रैल से 31 मार्च कितना डेज होगा? क्योंकि जिस दिन ड्राइंग करता है उस दिन से लेके ईयर एंड तक का इंटरेस्ट देना पड़ेगा, बिकॉज पार्टनरशिप के केस में सेटलमेंट कब होता है? ईयर एंड में होता है। हाँ, कितना लोगे? 360 डिवाइडेड बाय 365, राइट। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना आएगा? वो अप्रोक्सीमेशन आएगा, उपाय नहीं अब तो। लगभग 986 ये आ रहा है। 31 जुलाई को यदि अपन ड्राइंग करेंगे तो 5,000 पे 10% का इंटरेस्ट 31 जुलाई से ईयर एंड, 8 महीना का डायरेक्ट निकाल दो, 8/12। ये तो मंथ्स में निकाल सकते हैं अपन। 5,000 इंटू 10% इंटू 8 डिवाइडेड बाई 12, 333। एक काम करो, इसको कर दो 1 सितंबर, तो क्या हो जाएगा? 25,000 10% ईयर एंड तक कितना? 7 मंथ्स। $1,458। 14 फेब को तुम लोग, चलो ठीक है डेज में ही रख दो, कितना? 50,000 10%, 45/365, $616 अप्रोक्स। देन लास्ट वाले में 19। ₹16। टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना आ गया? 986, 333, 1458, 616 एंड 16, 3409 अप्रोक्स। ये था एक बचकाना जो आप ऐसा करते हैं और ऐसा करना सीखे हैं पार्टनरशिप में, क्योंकि तब तक आपने एवरेज ड्यू डेट नहीं सीखा था। तो हर एक ड्राइंग डेट से लेके ईयर एंड तक हम लोग इंटरेस्ट निकाल सकता है,
और यहाँ पे और एक मेथड होता था प्रोडक्ट मेथड, ठीक है, वो भी लगा सकते थे, बट उतना कोई कॉन्टेक्स्ट का काम नहीं है मेरा। अब देखो इसी क्वेश्चन को अपन को एवरेज ड्यू डेट से सॉल्व करना है। ड्राइंग डेट तो पता ही है। सबसे पहले अपन क्या करेगा, अज्यूम बेस डेट टू बी क्या लेगा, 5th of April 2023। अब अपने पास डेट पता है, एक है 5th अप्रैल, 31st जुलाई, 1st सितंबर, 14th फेब, 5th मार्च, 12th मार्च, ये डेट्स है। अमाउंट कितना, 10,000 था, 5,000, 25,000, 50,000, 3,000, ये था। नंबर ऑफ फ्रॉम बेस डेट 10%। पहले वाले का मैं हेल्प कर देता हूँ, 0। प्रोडक्ट भी बता देता हूँ, 0 होगा। एहसान वैसान मत समझना, बस ठीक है, मेरा फर्ज है, हम बता दिया। अब सेकंड वाले का बताओ क्या होगा। कितना आएगा, 11। अरे 30 दिन का अप्रैल होता है, हाँ 117 आएगा, -5। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 117। इसका नेक्स्ट 162। कितना, 315 हो 14 341 नहीं आएगा, कोई डेट कैलकुलेट करना, नंबर ऑफ डेज। अब क्या करेंगे, प्रोडक्ट, $5,85,000। हाँ, अप्रैल में 30 दिन होता है, उसमें से 5 माइनस कर दो, 25। 30 होता है ना अप्रैल में, वो अप्रोक्सीमेशन की वजह से आ गया। कितना, 3286 क्यों आया पता है, क्योंकि यहाँ पे हर चीज हमने वो लिया था डेज और एक लिया था मंथ्स में, उसके चक्कर में। और नीचे सारा का सारा हमने क्या लिया है, डेज में दिया है, उस चक्कर में डिफरेंस है, वरना एग्जैक्टली ऑलमोस्ट सेम आता है। इसको एक काम करो, ठीक कर लेना, मेरे को यहाँ का डेज बता दो। तो ये जो मंथ्स में लिया था ना 1 और 2, इसको डेज में कर दो, तो आपका एक्चुअल आंसर मैच हो जाएगा। निकालना ना इसका, जब तक अपन ये सॉल्व कर लेते हैं। 31 जुलाई से 31 मार्च और 1 सितंबर से 31 मार्च। 243 कितना, 243 31 जुलाई से। ये पक्का ना, अरे वो हम अप्रैल से जुलाई का डेट माइनस करते हैं। 333 आ रहा है, वही आ रहा है। इसका कितना आ रहा है, 212 डेज। हाँ 1452 आ रहा है। 211 पक्का, हाँ ठीक है, थोड़ा अप्रोक्सीमेशन कर कुरा के फिगर्स चेंज हो जाएगा तुम्हारा, और कुछ नहीं है। कितना है, 211 लेना इधर, 211 365। कितना आ रहा है, 25,000 10% इंटू 211 डिवाइड बाई 365, 1445 टोटल आ जाएगा। और जो भी थोड़ा सा यदि मिसमैच है भी, तो वो ध्यान रखना अप्रोक्सीमेशन की वजह से भी हो सकता है, क्योंकि बहुत ज्यादा अप्रोक्सीमेशंस भी है। अब यहाँ पे अपन तो एवरेज ड्यू डेट कंसेप्ट में आता है कि ड्राइंग के केस में क्या करना है,
प्रोडक्ट निकालते जाओ 25,000 इंटू 162 1 सितंबर से पूरी ऐसा रहेगा 20 सितंबर अक्टूबर। अच्छा कितना होगा 149 37,25,000 का प्रोडक्ट आ रहा है 50,000 इंटू 315 1,57,50,000। अरे प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का क्या सिर्फ ड्राइंग उतना होना चाहिए। अरे 5,85,000 37,25,000 then 1,57,50,000 10,23,000 2,10,83,000 अमाउंट का टोटल कितना 93,000। तब अपन एवरेज ड्यू डेट कैसे निकालेगा? बेस डेट है 5 अप्रैल 2023, वहां से प्लस करेगा 2,10,83,000 प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय अमाउंट 227 डेज अप्रोक्स आ रहा है 226.70 तो 5423 से 227 डेज जाएगा अपन कितना आ रहा है 18 नवंबर 23। यहां तक सबका आया या नहीं आया? इसका मतलब पूरा 93,000 हम अज्यूम करते हैं कि 18 नवंबर को ड्राइंग किया है। पहले बाद में सब कुछ एक्सक्लूड करके हम यही मानते हैं कि पूरा का पूरा साल भर में जो ड्राइंग है उसने कब किया है 18 नवंबर 23 को किया है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकलेगा 93,000 पे 10% 18 नवंबर 23 से 31 मार्च कितना ड्यूरेशन होता है 133 डेज। $3,389 अप्रोक्स। और वो ऊपर वाला से मैच नहीं होने का रीजन हो सकता है अप्रोक्सीमेशन और कुछ भी नहीं है। बट यहाँ पे थोड़ा सिंप्लीफाइड हो जाता है कि अपन क्या करते हैं एक ही बार आईओडी कैलकुलेट कर रहे हैं। इज इट क्लियर? टोटल किया नहीं, ऊपर वाला कुछ चेंजेस किया था ना। हाँ वो अप्रोक्सीमेशन की वजह से 986,333 ये 3396 आ रहा है। कौन सा? जो ऊपर की वो प्रोडक्ट मेथड नहीं सिंपल मेथड था। प्रोडक्ट मेथड में अपन क्या करता है पहले प्रोडक्ट निकालता है फिर उस प्रोडक्ट पे 1 महीना का इंटरेस्ट निकाल देता है। बट अपने को एवरेज ड्यू डेट के चैप्टर के अंदर में ध्यान में रखना है इफ ड्राइंग्स का क्वेश्चन आया और क्वेश्चन आपसे बोलता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करो तो आप कैसे कैलकुलेट करेगा इस तरीके से कैलकुलेट करेगा। हर एक ड्राइंग के लिए आप क्या करेगा एक बेस डेट पकड़ लेगा, बेस डेट से लेके ड्राइंग डेट तक आपका नंबर ऑफ डेज आ जाएगा। क्लियर है? एंड उसके बाद में जो भी एवरेज ड्यू डेट आएगा उस दिन से लेके ईयर एंड तक जितना ड्यूरेशन होता है उतना ड्यूरेशन पे अपन इंटरेस्ट कैलकुलेट कर देगा। कौन सा 133 कहां से आया?
5 अप्रैल 2023 से 227 दिन ऐड करो तो 18 नवंबर पहुंचेगा। 18 नवंबर तो एवरेज ड्यू डेट हो गया। इंटरेस्ट कितना दिन के लिए देना है? 18 नवंबर को यदि सारा ड्राइंग करेगा वहां से लेके ईयर एंड, तो इधर से लेके इधर तक का गैप है 133 डेज। 18 नवंबर से 31 मार्च तक का तो हमेशा ईयर एंड तक है। ऑलवेज, बिकॉज पार्टनरशिप के केस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये सब का सेटलमेंट ईयर एंड में होता है। बिकॉज हम लोग ईयर एंड में पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाता है, इसलिए सारा काम ईयर एंड तक होगा। पार्टनरशिप से रिलेटेड आता है। हाँ, क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता ही नहीं है। मालिक अपने आप को ही इंटरेस्ट देगा और खुश हो जाएगा फर्म में प्रॉफिट आ रहा है। वो एक अकेला तो मालिक ही है, वो खुद ही ड्राइंग करेगा, खुद ही इंटरेस्ट देगा और खुद ही खुश होगा कि पैसा ही पैसा बन रहा है। पहले एक दिन ड्राइंग करेगा, फिर ईयर एंड में उसमें बहुत सारा इंटरेस्ट देगा और ईयर एंड में बहुत सारा खुश हो जाएगा कि इतना इनकम हो गया मेरा फर्म में, तो कोई फायदा ही नहीं है। क्लियर है? समझ में आया? हाँ, टैक्स भी लगेगा। ये क्लियर है ड्राइंग वाला केस? अपडेट में चलाएंगे। इस क्वेश्चन में देखो, दो जन है, एक ए है और एक बी है, दोनों अलग अलग डेट पे ड्राइंग कर रहा है। तो ए का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अलग निकलेगा और बी का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अलग निकलेगा। यहाँ पे ना इंटर ट्रांजेक्शन वाला काम मत कर देना। और दोनों के लिए आप सेपरेट बेस डेट पकड़ सकते हैं, एक भी ले सकता है और दोनों के लिए अर्लीएस्ट ऑफ द ड्राइंग डेट जो है वो आप बेस डेट ले सकता है। ए का अलग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकलेगा और बी का अलग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकलेगा, बट प्रोसेस सेम ही रहेगा। जैसे ए के लिए आप क्या करना, बेस डेट मान लेना 1 जुलाई और बी के लिए क्या करना, बेस डेट मान लेना 12 जून। फिर बेस डेट से ड्राइंग डेट तक नंबर ऑफ डेज आ जाएगा, फिर नंबर ऑफ डेज मल्टीप्लाई बाय अमाउंट करेगा तो आपका प्रोडक्ट आ जाएगा। फिर आपको क्या करना है, एवरेज ड्यू डेट निकालना है, बेस डेट प्लस प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय अमाउंट, तो आपका एवरेज ड्यू डेट आ जाएगा। उस एवरेज ड्यू डेट से ईयर एंड तक का टोटल जो ये ड्राइंग वैल्यू है उस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे। क्लियर है ये चीज? कर पाएगा? ठीक है, दिस विल बी योर टास्क। एंड आई थिंक और कुछ बचा है क्या इस चैप्टर में? वो जो ग्रीन डेट के लिए किया था उसका नीचे वैसे ही कर देता हूं। क्या चीज? ग्रीन डेट के लिए कुछ किया था बिल्स पेबल टेबल में, एक ही टेबल में। हाँ हाँ, तो आप ये है, हम लोग को दो बार दिखाना पड़ेगा। एक के लिए हम लोग मंथ ही पकड़ सकते हैं। ए के लिए, हाँ वही, ए के लिए मंथ्स पकड़ लो और बी के लिए डेज पकड़ लेना। कि ए का तो एक्चुअल में मंथ्स निकाल सकते हैं हम लोग, 1 जुलाई, 30 सितंबर, 1 नवंबर, 28 फेब। तो ए के लिए तो मंथ्स में ही काम हो जाएगा, लेकिन बी के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, डेज, बिकॉज वो बीच बीच में ड्राइंग कर रहा है, तो यहाँ अपन एक्चुअल मंथ्स नहीं निकाल सकता। और या फिर दोनों के लिए डेज निकाल लो, आपकी मर्जी है, वो डिपेंड्स अपॉन यू। आदमी ले जाना, एक लड़का ले जाना, वो कर देगा साइड में बैठ के वो डेज निकाल देगा कैलेंडर में गिन गिन के, भैया इतना दिन होता है। क्लियर है? तो इतना ही आपका एवरेज ड्यू डेट, इससे ज्यादा कुछ है नहीं एवरेज ड्यू डेट में आपके पास। तो फर्स्ट जुलाई को ड्राइंग किया है 500। तो मंथ्स में तो नंबर ऑफ मंथ्स का 9 महीना हो गया। 9 महीना का होगा ऑर्डिनरी सिस्टम में। हाँ, ऑर्डिनरी सिस्टम में हो जाएगा, बट एवरेज ड्यू डेट सिस्टम में यदि तुम जाएगा तब तुम्हारा बेस डेट ही 1 जुलाई होगा। बेस डेट से 1 जुलाई 0 ही होगा ना ड्यूरेशन। एवरेज ड्यू डेट सिस्टम में तो 0 होगा, लेकिन ऑर्डिनरी सिस्टम जो हमने पहले किया था उसमें क्या हो जाएगा, 1 जुलाई से 31 मार्च, मतलब 9 मंथ्स। तो 9 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा ऑन 500 रुपीज। इसको खत्म करने का, ठीक है, एक सेशन और अपन कल क्या करेगा कि कल इसको खत्म करेगा। कुछ एक दो क्वेश्चन है अच्छा वाला। कहाँ पे?
वो वैलेंटाइन वाला हाँ 10% लगाओ पर एनम नहीं था ना। नहीं, वो पर एनम ही लेना था, वो 10% पर एनम ही था। तो क्या करना? बहुत फर्क हो जाता है। जब पर एनम नहीं दिया हुआ होता तो जितना ड्यूरेशन है वो इंटरेस्ट रेट उसी का है। जैसे ऐसे कि तुमको 6 महीना का इंटरेस्ट देना है एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, इसका मतलब उस 6 महीना का रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, एक साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया 20%। यानी कि इसमें आपको वो 133 डेज इंडिया पे जरूरत नहीं। कहाँ पे? अगर इसमें लोग इंडिया का अपडेट को लेना। हाँ, यदि ये यहाँ पे 10% पर एनम नहीं होता ना तो फिर ये सब करने का जरूरत ही नहीं था। डायरेक्ट डायरेक्ट मतलब जितना ड्यूरेशन है उतना ड्यूरेशन के लिए आपका 10% का इंटरेस्ट लगेगा। अच्छा 10,000 10%, 5,000 10%। पूरा पूरा इंटरेस्ट लगता है, फिर आपको ये डिवाइड कुछ करना ही नहीं होता है। बट इम्प्लाइड है, इनबिल्ट एजम्पशन रहता है कि जब भी इंटरेस्ट रेट दिया हुआ होता है वो पर एनम के हिसाब से ही होता है। ठीक है, तो इस इन सब चैप्टर में उतना दिमाग मत लगाना कि 10% क्या है, वो पर एनम पकड़ना है या नहीं पकड़ना। ऑलवेज कंसिडर कि वो एक साल का इंटरेस्ट रेट है डिफॉल्ट। एक आधा अच्छा कैटेगरी का क्वेश्चन है जहां पे आपको इंटरेस्ट से ड्यू डेट निकालना है कि इतना इंटरेस्ट बचाना है तो कितना दिन पहले पेमेंट कर देना चाहिए, इतना इंटरेस्ट लग जाएगा तो कितना दिन बाद में आप पेमेंट करेगा, तो वो डेज कैलकुलेट करना है। वो एक कैटेगरी का क्वेश्चन रह जाता है जो अपना कंपाइलर में रहेगा। बाकी जितना भी नॉर्मल कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन है वो अपना कल तक खत्म हो जाना चाहिए। कल व्हाट वी विल डू इन द नेक्स्ट सेशन कि वो जो 2-3 क्वेश्चन है अच्छे क्वेश्चन उसको टच कर लेगा। इसके अंदर में कुछ बचा क्या अपना स्टडी मेट के अंदर में इलस्ट्रेशन और कोई? ठीक है, ये भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का ही है। ऐसे मेंशन करना पड़ेगा डेज में तो हम लाइन से। हाँ, अज्यूम तो करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि बेस डेट कोई भी स्टूडेंट कुछ भी अजम्पशन दे सकता है, तो आप अपना बेस डेट अज्यूम करके आएगा एग्जाम हॉल में। ठीक है, 2 है, उसके बाद में तो कुछ है नहीं, ये सब है। और एक था तुम्हारा ये भी ड्राइंग्स के ऊपर में ही है। ठीक है, फिर कंपाइलर खत्म करके कल कहानी समाप्त हो जाएगा, एवरेज ड्यू डेट, एंड फिर कोई भी डाउट्स वगैरह बचेगा वो भी अपन कल टच कर लेगा। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।